हेलो एवरीवन। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे, उन विद्यार्थियों के संबंध में बात करेंगे जो 2023 का यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनके पास लगभग 6 महीने या 6 महीने 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट है 9 नवंबर। तो अगर हम 9 नवंबर या 10 नवंबर को काउंट करें तो लगभग हमारे पास 6 महीने 15 दिन या 20 दिन का लगभग समय हमारे पास बच रहा है। तो ये मान के चले अगर हमारे पास जो 6 महीने 15 दिन का समय है, तो हमारी रणनीति किस प्रकार से हो ताकि हमारा प्री भी क्लियर हो जाए और हमारा मेंस भी क्लियर हो जाए। तो इस 6 महीने 15 दिन का समय हमारे पास है, तो इसमें से सबसे पहले अगर आप ने अभी एक बार भी यूपीएससी का अटैम्प्ट नहीं दिया है, तो फर्स्ट टाइम आप यूपीएससी का अटैम्प्ट देने जा रहे हैं 2023 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और आपको ना तो सिलेबस पता है, ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 15 दिन का समय है, तो हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के संबंध में जिनके पास 6 महीने या 6 महीने 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 15 दिन का समय है, इस 15 दिन का जो समय है या इसमें से 10 दिन का समय आप निकाल सकते हैं। आपको 10 दिन इसलिए देना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको 10 दिन का जो समय निकालना चाहिए। सबसे पहले आपको 10 दिन का ये काम करना है कि आप इसके सिलेबस को समझें और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझें। तो 10 दिन आप पूरा अपना समय इसी को समझने पर लगाएं कि इसका सिलेबस क्या है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको एनालाइज करें, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी का अप्रोच क्या है, यूपीएससी का डिमांड क्या है। क्योंकि जब तक आप यूपीएससी के अप्रोच और यूपीएससी के डिमांड को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप एक दिशा में रह कर अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो वो दिशा आपको जो मिलेगा कि किस दिशा में रह के प्रिपरेशन करें 6 महीने और 6 महीने 15 दिन में, ताकि हमारा जो प्री का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए, तो और मेंस भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तो आपको 10 दिन का समय आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, आपने 10 दिन का समय निकाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लिया और सिलेबस को भी आपने एनालाइज किया है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा है और ना सिलेबस आपको समझ में आ रहा है। ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे समझ पा रहे हैं और ना तो सिलेबस समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको कोई बेसिक आपको आइडिया नहीं है इस तैयारी के बारे में। आपको कोई स्टैटिक्स जो आपका इसमें जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स का आपकी कोई स्टैटिक्स पोर्शन जो आपका तैयार नहीं है, तो इस कारण से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ नहीं पा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है ये कि जब आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी का अटैम्प्ट देने जाते हैं, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने जाते हैं और सिलेबस समझने आते हैं, तो आपके पास सामने दिक्कत आती है, वो समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2020 के जो यूपीएससी टॉपर्स थे उनका एक सेमिनार था, तो उस सेमिनार में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था टॉपर से। उसने कहा कि सभी टॉपर्स बताते हैं या सभी कोचिंग वाले बताते हैं, सभी लोग बताते हैं कि जो है सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें और जो है सिलेबस को समझें। बट जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने जाते हैं और सिलेबस को एनालाइज करते हैं, समझ भी नहीं आता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग पहले से कुछ पढ़े नहीं रहे, तो इस वजह से उसमें समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आपके सामने वही प्रॉब्लम आ रही है, देखिए एक टाइप का विद्यार्थी होगा जो उसमें से मान लो 50% सिलेबस उसको समझ में आ गया, 50% प्रीवियस ईयर पेपर उसको समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए उसका काम आधा हो गया। बट ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें बस उससे कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या करें। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप घबराएं न। आपको क्या करना है, आपको जो है इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, इसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं समझ में आ रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो आप एक काम करें, जो आप ये पता कर लें कि कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने का समय है, 6 महीने 15 दिन का समय, तो आपको सभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये पता पहले कर लें कि इस 6 महीने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो पढ़नी आवश्यक होती है, तो आपको पता करना पड़ेगा। और इसका मैंने एक वीडियो डाला है जिस तरह से आप पता कर सकते हो कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जो आपको, अगर आपके पास 1 साल से कम का समय है तो पढ़ना आपको आवश्यक होता है, वो आपको पढ़ना ही पड़ता है, वो पढ़ना आवश्यक है। तो आप यूट्यूब हमने एक वीडियो डाला है, आप वहाँ पे जाके आप इसको
सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आपने ये पता कर लिया कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पता आपको इस 6 महीने में पढ़नी है, तो आपने पता कर लिया यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख करके, ठीक है। तो और आप ये भी इसी समय पता कर लें कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक है जो आपको पढ़ना आवश्यक है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए। तो मान लीजिए आपने ये भी पता कर लिया, कि कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है अगर आपके पास 1 साल से कम का समय है, और आपने ये भी पता कर लिया कौन सी स्टैंडर्ड बुक है आपको पढ़ना आवश्यक है। ये दोनों काम आपने कर लिया, आपने पता कर लिया यूट्यूब से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उसमें से एक टॉपिक जो आपका इंटरेस्ट वाला, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो आपको, अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छी समझ में आती है, अगर आपको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जो आपका सबसे इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको आप पहले उठाएं। मान लीजिए आपका पॉलिटी जो है आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटी में, तो आप पॉलिटी को उठाएं। तो पॉलिटी का आप एनसीईआरटी कवर करें एक टॉपिक, और उसी के साथ आप अगर जो आपने स्टैंडर्ड बुक आपने ली है, मान लो लक्ष्मीकांत के लिए, और वो टॉपिक उस लक्ष्मीकांत में अब उसको, अगर वो टॉपिक जो आपने, जैसे आपने कार्यपालिका जो है आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ी, और वो कार्यपालिका आपकी बुक एम लक्ष्मीकांत में है, तो आप जाके एम लक्ष्मीकांत में उस कार्यपालिका को पढ़ें। उसके बाद एनसीईआरटी आपने पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत में अपने कार्यपालिका को पढ़ लिया। तो पढ़ने के बाद आपको एक काम करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको सॉल्व करना है। तो कार्यपालिका से टॉपिक जो है, अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने जो लिया उसमें जो दिया गया कार्यपालिका का टॉपिक, आप उसको सॉल्व करें। आप देखें आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मान लीजिए सभी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप इसको एक बार पढ़ें। तो एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ठीक है ना। दूसरा, मान लीजिए आपने राष्ट्रपति एनसीईआरटी से आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, और फिर उस राष्ट्रपति को आपने उस स्टैंडर्ड बुक आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा। तो आपने एनसीईआरटी से भी प्रेसिडेंट को आपने पढ़ करके अपना बेसिक पॉइंट आपने क्लियर किया। उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आके आप वहाँ पे प्रेसिडेंट को आपने पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ने के बाद आपने 1 रीडिंग कर ली, या 2 रीडिंग कर लिया, 3 रीडिंग कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो जब इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो 1 बार सॉल्व करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से आपको वो एंगल, वो अप्रोच आप पकड़ पाएंगे। यूपीएससी के अप्रोच को आप पकड़ पाएंगे कि यूपीएससी का अप्रोच क्या है, और यूपीएससी किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है और उसकी डिमांड क्या होती है। तो ये प्रक्रिया जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इस प्रक्रिया को, यही प्रक्रिया आपको हर एक सब्जेक्ट में लगाना है। चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सब में यही रणनीति आपको यही रणनीति अपनानी है कि आप एक टॉपिक पढ़ें और उस टॉपिक को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, और उसी समय आप प्री का भी सॉल्व करें, मेंस का। क्योंकि अगर आपके पास 6.25 महीने का समय या 6 महीने का समय, तो आपको पहला जो 3 महीने का समय होगा, इस प्रथम 3 महीने में आपको प्री के अप्रोच से पढ़ना और मेंस के अप्रोच से पढ़ना है। तो शुरू का जो 3 महीने का समय होगा, इसमें आपको प्री के अप्रोच से पढ़ना और मेंस के अप्रोच से पढ़ना है, ठीक है ना। तो जब जैसे जैसे प्रक्रिया आप आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप 1 महीने, 10 दिन, 2 महीने आप इसी प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये मान के चलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब एनालाइज कर रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। वो प्रॉब्लम आपकी दूर होने लगेगी। तो यही प्रक्रिया आपको अपनाना है। सबसे बेसिक अप्रोच होता है, इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं होता है। सबसे बेसिक अप्रोच है पढ़ने का कि आपको एक टॉपिक कवर करना है। आप मान लो हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता का आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया, और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड बुक, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं होती, वही एक बुक है, आपने एनसीईआरटी आपको पढ़नी है रामशरण शर्मा की, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है। तो हड़प्पा सभ्यता रामशरण शर्मा के पढ़ने के बाद बुक को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी के अप्रोच क्या है, उसकी डिमांड क्या है। और अगर आप पॉलिटी के लिए पढ़ो, तो पॉलिटी के लिए आपको पता है कि आपको एक एनसीईआरटी बुक पढ़नी और एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी। तो चाहे आप जैसे आप प्राइम मिनिस्टर, आपने प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ा और एनसीईआरटी से अपने प्राइम मिनिस्टर कवर किया, और अपने स्टैंडर्ड बुक से अपने प्राइम मिनिस्टर कवर किया। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना है, उसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने से वो अप्रोच आप जान पाएंगे कि यूपीएससी का अप्रोच क्या है, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। यही प्रक्रिया आपको हर एक सब्जेक्ट में अपनानी है। आप आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की बुक पढ़, अपने आधुनिक भारत के इतिहास को मान लो, अपने समाज सुधार आंदोलन है, तो उसको आपने एनसीईआरटी से कवर किया, और उसके बाद आप स्पेक्ट्रम की बुक से आपने उस टॉपिक को कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद आपको पहले फर्स्ट टाइम अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा, फिर एक बार रीडिंग करें, फिर दोबारा रीडिंग करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो फिर जैसे ये प्रक्रिया आप जारी रख, आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप जान पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस यूपीएससी का अप्रोच क्या है क्वेश्चन पूछने का, उसकी किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है। तो हर सब्जेक्ट में आपको यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, यही प्रोसेस अपनाना है। तो इस प्रोसेस आपको अगर आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कंटिन्यू किया तो आपकी जो प्रॉब्लम थी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। यानी 3 महीने तक आपने ईमानदारी से आपने मेहनत से एक काम किया, तो 3 महीने तक जाते जाते आप सीख पाए, आप जान जाएंगे कि यूपीएससी का अप्रोच क्या है। हाँ, 100% आप पूरा नहीं पकड़ पाएंगे, बट धीरे धीरे जैसे आप 3 महीने 4 महीने तक आपकी प्रक्रिया ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप इसके अप्रोच को आप पकड़ लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक अप्रोच है। अगर मान लीजिए आपको शुरू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करते, आपको 10 दिन में नहीं समझ में आ रहा था कि 10 दिन में आपको एनालाइज करना था, नहीं समझ में आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी बेसिक अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। मैं इसलिए आपको एक समूह रखा क्योंकि उस बच्चे ने जो 2020 के टॉपर्स का सेमिनार था, तो उसमें उस बच्चे ने क्वेश्चन टॉपर से पूछा कि सभी लोग कहते हैं, सभी टॉपर्स कहते हैं कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके सिलेबस को एनालाइज करें। बट जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो और सिलेबस एनालाइज करते तो समझ में नहीं आता। स्वाभाविक से ये प्रॉब्लम आती है। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि बेसिक नहीं पता रहता, आपकी कोई बेसिक जो है फाउंडेशन अच्छा नहीं रहता जिससे आप पकड़ पाएँ उस चीज़ को, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे आप अपनी बेसिक फाउंडेशन को आप मजबूत करेंगे, मजबूत करके धीरे धीरे आप मजबूत करने का प्रयास करेंगे, आप इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो इससे आप सभी सब्जेक्ट में ये जान पाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट में यूपीएससी का अप्रोच क्या क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि सिलेबस को एनालाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, और इसको सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आती है अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो किस बेसिक अप्रोच से आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो आपको इसी अप्रोच से आगे बढ़ना। तो मान लीजिए आपने 3 महीने तक आप शुरू के 3 महीने तक आपने यही काम किया, तो आपको मैं बताऊं कि जो आपके पास 6 महीने का समय था, आपको 3 महीने का जो समय है, तो शुरू का जो 3 महीने का समय, इसमें आपको प्री के अप्रोच से पढ़ना है, मेंस के अप्रोच से पढ़ना है। यानी प्री का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि मेंस का ये शुरू का जो 3 महीने आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंस नहीं पढ़ेंगे और आप केवल प्री पे फोकस करेंगे, मान लो आपका प्री निकल गया, तो आप जब मेंस देने जाएंगे तो अगर आप मेंस में की आपको कुछ तैयारी नहीं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो फिर आप उसी साइकिल में फंस जाएंगे, बार बार प्री देते रहेंगे, प्री निकलता रहेगा, मेंस नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको इस शुरू का जो 3 महीना आपको इसके लिए मेंस के लिए भी निकालना पड़ेगा, आपको मेंस की भी तैयारी भी अच्छे से इस 3 महीने में करनी पड़ेगी। अब एक मेंस में एक और जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो आपको इस शुरू के 3 महीने के लिए ऑप्शनल के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तो आपका शुरू का जो 3 महीना होगा इसमें आपको ऑप्शनल के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। 3 घंटे का 4 घंटे का समय आप जो भी है निकालें, चाहे एक बार सभी ऑप्शनल जो आपका पूरा सिलेबस जो ऑप्शनल है, आप जो भी ऑप्शनल आप चूज किया है, तो इस 3 महीने में एक बार उसकी कम से कम एक रीडिंग तो कर लें। अब ये तो पता कर लें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसकी कम से कम एक रीडिंग आपकी हो जाए। तो शुरू के 3 महीने का समय आपको ऑप्शनल के लिए निकालना पड़ेगा। तो और इसके बाद एक जो पॉइंट है करंट अफेयर्स का होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है, 6 महीने का समय बचा हो, तो आपको ज़्यादा सोर्स नहीं रखना है, एक सोर्स आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, मंथली मैगजीन। और इसको थोड़ा सा एडिशनल बनाने के लिए और आप क्या कर सकते हैं, जो डेली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट, किसी वेबसाइट्स पे जहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर का और द इंडियन एक्सप्रेस का डेली एनालिसिस रहता है, तो सभी न्यूज़पेपर का नहीं, केवल एक आप फॉलो कर लो। आपको हिंदू का करना है तो हिंदू का करें, इंडियन एक्सप्रेस करना है तो इंडियन एक्सप्रेस का करें। तो करंट्स के लिए आपको 2 सोर्स रखने हैं। एक सोर्स आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन, और दूसरा सोर्स है आप वेबसाइट, तो यूट्यूब गूगल्स पे आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, और उस वेबसाइट पे आप उस पर जो आपको द हिंदू डेली का जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसका एनालिसिस आपको मिल जाता है। तो अगर आपने मैगजीन और इसको आपने फॉलो कर लिया, तो आप फिर आपको करेंट्स के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे आपको बार बार इसी को आपको कंटिन्यू करना है पूरे 6 महीने तक, जब आपका प्री नहीं आ जाता। तो लेकिन शुरू का जो 3 महीने हैं, उस शुरू के 3 महीने आपको जो करंट अफेयर्स को प्री के अप्रोच से और मेंस के अप्रोच से दोनों से पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो शुरू का 3 महीना है, इसमें आपको क्या क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, और करंट अफेयर्स आपको जो करना है, और आपको ऑप्शनल पढ़ना है। तो ये शुरू का 3 महीना होगा, इन सभी सब्जेक्ट को आपको प्री के एंगल से और मेंस के एंगल से आपको पढ़ना है। और आप ये कैसे जान पाएंगे कि कैसे उस बुक से प्री के
प्री के एंगल से पीछे कैसे क्वेश्चन पूछता है, मेंस के एंगल से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसके आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। उस सिंपल तरीका आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप धीरे धीरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, वो आपको तरीका सिखाता रहेगा कि यूपीएससी किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो इसी बेसिक अप्रोच आपको 3 महीने तक आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अब मान लीजिए आपने 3 महीने तक ये काम आपने कर लिया, 3 महीने 10 दिन तक। अब आपके पास 3 महीने का समय बचा है। अब आपका 28 मई को प्री का 28 इस बार जो प्री का एग्ज़ाम है 2023 का, 28 मई को। अब आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ प्री का एग्ज़ाम देने के लिए। आपको क्या करना है, इस जो ये 3 महीने का समय केवल आपको क्या करना है, प्री भी फोकस हो जाना है। ये जो शुरू का 3 महीने है, हाँ अगर आपको 1-2 घंटे समय निकल पा रहा है तो ऑप्शनल के लिए आप निकाल सकते हो, केवल ऑप्शनल के लिए। अगर आपके पास जो लास्ट का अब 3 महीना बच रहा है प्री का एग्ज़ाम देने के लिए, इस लास्ट के 3 महीने में से आप 1-2 घंटे अगर ऑप्शनल के लिए निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। अगर आपका ऑप्शन लग रहा है कि अभी अच्छे से कवर नहीं हुआ तो 1-2 घंटे का समय आप ऑप्शनल के लिए निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं हमने कवर कर लिया, एक रीडिंग हो गई अच्छे से, तो ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि नहीं हुआ है तो आप 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं ऑप्शनल के लिए। उसके बाद जितना भी समय बच रहा है आप उसको पूरा का पूरा आप किस पे फोकस करें, प्री पे फोकस करें। तो इस समय आपको क्या करना है, तो जो आपने करंट अफेयर्स आप जो पढ़ रहे थे मंथली मैगजीन और एक वेबसाइट कर, तो आप उसको जारी रखना है, बट आप उसको आप प्री के अप्रोच से केवल पढ़ें, ठीक है ना, प्री के अप्रोच से पढ़ें। हाँ वो अप्रोच में प्री के अप्रोच से पढ़े, और उसमें ये भी देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्री में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी अप्रोच देखना है कि कौन से पॉइंट है जो प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो अगर आप ये पॉइंट पकड़ लोगे ना कि कौन से फैक्ट है जो प्री में भी काम आता है मेंस में भी काम आता है, तो इस लास्ट का जो 3 महीना केवल आप प्री के लिए कर रहे हो, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। जब आप ये जान पाओगे कि ये प्री में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मेंस भी यूज़ कर सकते हो, तो आपकी समझ लो इस 3 महीने मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये अप्रोच आपने पॉइंट आपने पकड़ लिया कि कौन सा फैक्ट जो प्री में भी यूज़ होगा और मेंस में भी, जो प्री में पूछा जा सकता है और उसका मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यही करेंट्स में भी ये अप्रोच आपको पकड़ना ही, जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट के, सभी के, उसमें भी बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो आप प्री में पूछे जाते हैं और वही आप प्री मेंस में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने इस एंगल को पकड़ लिया कि कौन सा फैक्ट है जो प्री में और मेंस में दोनों में काम आता है, तो समझ लीजिए आपकी लास्ट का जो 3 महीने हैं इसमें आपकी प्री की भी तैयारी हो जाएगी और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। ये मान के चलिए 30% 35% आपका मेंस का कवरेज इसी लास्ट के 3 महीने में भी हो जाएगा। लेकिन ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, तभी इस एंगल को आप सीख पाएंगे। तो आपको मैंने इसलिए बता दें कि शुरू का जो 3 महीने का होगा, जो आपके पास 6 महीने का समय बचा, उसमें का जो शुरू का 3 महीना होगा उसमें आपको प्री और मेंस दोनों के अप्रोच से पढ़ना है, शुरू का 3 महीना। और जो शुरू के 3 महीने में जब आप उसको प्री के अप्रोच से और मेंस के अप्रोच से, जब आप जो शुरू के 3 महीने को जो आप प्री के अप्रोच से और मेंस के अप्रोच से दोनों से पढ़ोगे, तो उसी में आप जान पाओगे कौन सा फैक्ट जो प्री में यूज़ होता है और मेंस में यूज़ होता है। तो यही पॉइंट आपको लास्ट के जो 3 महीने होंगे उसमें आपको जो है इसी को यूटिलाइज़ करना है। उसी लास्ट के 3 महीने में आपको यूटिलाइज़ करना है कि जो आपने इस तरीका सीखा है, कौन सा फैक्ट जो प्री में यूज़ होगा और मेंस में यूज़ होगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपको अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया तो आपका मेंस बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ये मान के चलिए। तो चलिए आपका लास्ट का 3 महीने बचा, तो अब इसमें लास्ट के 3 महीने आपको क्या करना है, तो करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यू करना है प्री के एंगल से, और आपको बताया कौन सा पॉइंट जो प्री और मेंस में एंगल हो, प्री और मेंस दोनों में यूज़ होता है, उसको भी आपको उस फैक्ट को भी तैयार करना है। उसके बाद एनसीईआरटी को आपको एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है, और उसके बाद जो आपने स्टैंडर्ड बुक अपने शुरू के 3 महीने में पढ़ी थी उसकी भी रिवीजन करनी है। इसके साथ ही साथ अब इस 3 महीने में आपको 2 काम और करना है। एक काम और करना है, आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना है। आप हफ्ते में 1 टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज दें। तो अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करें तो अब प्रश्न उठता है कितने टेस्ट सीरीज दिए जाएँ। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया, अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से सॉल्व करें, आप डेली सॉल्व करें, तो मान के चलिए आप 40 टेस्ट या 45 टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मान लो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने 2000 या 1995 से लेकर के आपने 2022-21 तक का सॉल्व किया, लगभग आप मान लीजिए आपने 20 से 22 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से सॉल्व किया, बार बार उसको प्रैक्टिस किया, अच्छे से एनालाइज बार बार प्रैक्टिस किया, आपने बार बार उसको सॉल्व किया, तो आपको टेस्ट सीरीज में लगभग आप 35, 40 या 45 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जानते हो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आपने सॉल्व किया हो और आपने बेसिक भी अच्छे से आप रिवाइज़ कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड बुक भी अच्छे से रिवाइज़ करो, तो आप जब इस टेस्ट सीरीज देने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपका खुद मन कहेगा कि आप टेस्ट सीरीज दो,
अगर आप इतना कम आपने कर लिया, अपनी बेसिक बुक को अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी की बेसिक बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया, स्टैंडर्ड बुक को आपने अच्छे से पढ़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने साथ ही साथ सॉल्व कर लिए, तो टेस्ट सीरीज देने का आपका खुद का मन कहेगा, क्योंकि उससे जब आपका कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो कॉन्फिडेंस आपको टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ाएगा, तो आप खुद टेस्ट देंगे। तो एटलीस्ट मैं मान के आपको कह रहा हूँ कि 3 महीने के में आप कम से कम 40 से 45 टेस्ट टेस्ट सीरीज देने का प्रयास आप करें, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इतना काम किया और आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो इस बार जो आपको मतलब प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब आपको मेंस देना है, तो मेंस आपका 15 सितंबर से होगा, तो आपके पास 3 महीने का समय, लगभग 3.5 महीने का समय, या मान लो आप 10 दिन 15 दिन आप समय इधर उधर आपका चला जाता है, तो मान लीजिए मैं आपके पास 3 महीने का समय बचता है। और वैसे अगर आपको अच्छे से मेंस करना, तो आपको लग रहा है कि आपका प्री हो जाएगा, आपको लग रहा है कि आप प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर आप मेंस पे तुरंत जुड़ जाएँ। और मेंस पे जब आप जुटें तो आपको अब आपको क्या काम करना है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी और आपने जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी तो शुरू में, तो आप उस शुरू में जो 3 महीने आपने मेंस की तैयारी की थी, और वहाँ पे जो आपने ये अप्रोच डेवलप कर पाया था कि कौन सा पॉइंट है जो प्री में और मेंस में यूज़ होगा और कौन सा पॉइंट जो केवल मेंस में यूज़ होगा। अब आपको यहाँ पे इस लास्ट 3 महीने में जो मेंस के लिए आप तैयारी करने जा रहे हो, तो इसमें आपको देखना है कौन से पॉइंट है जो प्री और मेंस दोनों में यूज होंगे और कौन से पॉइंट जो केवल मेंस में यूज होंगे। तो ये इस पॉइंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इससे को बार बार आपको रिवाइज करना है इन पॉइंट्स को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपने जो एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो उसमें आपको पता होगा कौन कौन से पॉइंट आपके लिए यूज़फुल है, और आपने जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है उसमें से आपको पता है कौन कौन से पॉइंट आपके लिए यूज़फुल है, उसी को आपको रिवीजन करना है। इसके साथ ही साथ आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, मंथली मैगजीन, और आप एक वेबसाइट को फॉलो कर रहे थे, उसमें भी आपको पता है कौन कौन से फैक्ट्स आपको करने रिविज़न करने। तो 3 आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपका एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक हो गया। अब आपका जो एक ऑप्शनल बच रहा है, अब उस ऑप्शनल के लिए आप समय को बढ़ा दें, आप एटलीस्ट कम से कम 5 घंटे का समय ऑप्शनल पे निकालें, ऑप्शनल के लिए आप कम से कम 5 घंटे का समय निकालें। अब जो लास्ट का 3 महीना आपका मेंस देने के लिए बचा है, 3.5 महीना, उसमें आप ऑप्शनल के लिए 5 घंटे का समय दें। अगर लग रहा है कि 1 घंटे और समय दो, तो एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 घंटे का समय उसको देने का प्रयास करें, क्योंकि ऑप्शनल जो है मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस लास्ट का जो 3.5 महीना आपका मेंस का है, इसमें वो एंगल आपका काम आएगा जो आपने शुरू के, जब आपके पास प्री का एग्जाम देने के लिए आपके पास 6 महीने का समय बचा था, और उसमें से आपने शुरू के 3 महीने में वो अप्रोच आपने पकड़ लिया, तो वो यूपीएससी के अप्रोच को आपने पकड़ लिया था, यूपीएससी की डिमांड को पकड़ लिया था, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो प्री में और मेंस में दोनों यूज होते हैं और कौन कौन से फैक्ट्स मेंस में यूज होते हैं। वो तरीका आपने वहाँ पे 3 महीने में सीख लिया था कि कैसे आपको मेंस को करना है। तो वही अप्रोच आपको इस लास्ट के 3 महीने में आपको अप्लाई करना है, और उसी को बार बार क्या करना है, उसी फैक्ट्स को जिनके बारे में आप जान चुके हो कि ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी यूज होगा, मेंस में यूज होगा, और ये फैक्ट्स जो ओनली मेंस में यूज होगा, तो उसी फैक्ट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। करंट के लिए भी एनसीईआरटी में भी जो आपने कलेक्ट किया है और आपने जो स्टैंडर्ड बुक से कलेक्ट किया है उसका, और साथ ही साथ आपको ऑप्शनल को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस 3.5 महीने का जो आपके पास समय, इसमें आप कम से कम 15 से 1 महीने तो आप पहले अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, उसके बाद फिर जो लास्ट का 2 महीने बचेगा उसमें आप फिर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें। तो एटलीस्ट कम से कम अच्छी 1-2 क्वेश्चन का आप टेस्ट सीरीज दें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते रहें। तो अगर आपने इतना काम अच्छे से कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपका जो मेंस वो चांस है कि आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छी ईमानदारी से आपने इतना काम कर लिया होगा, तो आपके सक्सेस होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस आपको अपनाना है, यानी ये शुरू का जो लास्ट का 3.5 महीने आप इसको अच्छे से तभी यूटिलाइज़ कर पाओगे जब आपने शुरू का जो आपके पास 6.5 महीने का समय था प्री का एग्जाम देने के लिए, उससे पहले जो आपने 3 महीने में आपने प्री के लिए भी पढ़ा, प्री और मेंस दोनों के लिए आपने पढ़ा, और वहाँ से आपने वो अप्रोच आपने डेवलप कर लिया कि जो लास्ट का 3 महीने होगा, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको प्री और मेंस दोनों में यूज होते हैं, और कौन से फैक्ट्स है प्योरली जो मेंस में यूज होता है, वो एंगल आपने डेवलप कर पाया। और फिर अगर वो एंगल आपने डेवलप कर लिया, तो लास्ट का 3.5 महीने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही लॉजिकल होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होगा ये। आप खुद जो अच्छे से रिवाइज करोगे और आप खुद टेस्ट सीरीज देने के लिए आप तत्पर रहोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा अगर आपने इतने काम को अच्छे से ईमानदारी से किया, ठीक है ना। तो ठीक है, आपको इसी रणनीति से आपको आगे बढ़ना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने ऊपर विश्वास रखें, और आप अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी डेवलप हो पाएगा जब आप खुद से अधिक कोशिश करने का प्रयास करेंगे, खुद से अधिक उससे जानने का प्रयास करेंगे, खुद से जो है
पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो खुद आपकी जो खुद की मेहनत होगी वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी, आपकी खुद की मेहनत। अगर आप दूसरों के पीछे इधर उधर क्लास नोट्स के पीछे भटकते रहेंगे तो वो उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। अगर आप इधर उधर कोचिंग भटक रहे हैं, क्लास नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, आप खुद एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं, इधर उधर कोचिंग में खाली दौड़ रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस उससे नहीं बन पाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस आपका तभी बिल्ड हो पाएगा, तभी आप इससे में आगे बढ़ोगे जो आप खुद से मेहनत करोगे, जो प्रोसेस आपको जो तरीका बता रहे हो उस तरीके को आपको खुद से आगे बढ़ा, उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को। तो ओके, थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। आप इसी प्रोसेस इसी प्रक्रिया से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है।